सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पार्किंसन होता क्या है? ये ज़्यादा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तभी होता है ये? जैसे आपने बताया कि ये डॉक्टर पहचान सकते हैं, घर वाले इसको कैसे पहचाने कि ये पार्किंसन के लक्षण है या कोई और समस्या नहीं है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून और मैं हूँ हमारे साथ चेतना। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गैरोला सर को 40 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है इस क्षेत्र में और सर का बहुत जो एक रिच एक्सपीरियंस है उससे हम आज लाभान्वित होंगे। और सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पार्किंसन होता क्या है? ये एक दिमाग की बीमारी है जिसमें कि दिमाग के नर्व सेल्स न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं और इसके कारण से एक खास तरह का केमिकल डोपामिन की कमी हो जाती है। डोपामिन ऐसा केमिकल है जो शरीर के मूवमेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो ये आमतौर पर बीमारी मिडिल एज में होती है या ओल्ड एज में और बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप ये सोचें कि 1 मिलियन लोग हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष पार्किंसन डिजीज से पीड़ित होते हैं। आप भी अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके घर के कुछ बुजुर्ग हैं जिनके हाथ हर समय कंपाते रहते हैं या उनकी गर्दन हिलती रहती है या उनके मूवमेंट्स स्लो हो गए हैं, क्योंकि डोपामिन मूवमेंट्स के काम करता है। तो अगर आपके पास डोपामिन नहीं आ रहा है तो एकदम आप सुस्त हो जाते हैं, आप काम नहीं कर सकते, रिएक्शन स्लो होता है और साथ साथ आपको एक्सट्रीम फटीग होती है, आपकी स्पीच स्लरिंग हो जाती है या आप अटक अटक के बोलने लगते हैं। जैसे कि आप मैं आपको इस तरह से अटक अटक बोलने लगते हैं। और एक्सट्रीम कंडीशंस में जब ज़्यादा स्थिति हो जाती है तो आदमी एकदम से बेड रिडन हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो असहाय और इनकेपेबल हो जाता है। तो ये बीमारी ऐसी है कि ये डेथ तो नहीं करती, इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन ये डिसेबिलिटी कर देती है और ख़ासकर उन लोगों में जो कि बुजुर्ग होते हैं। तो वो एक लाइफ बहुत उनकी पेन शुरू हो जाता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इस तरह से बुढ़ापा जिसे कहते हैं बहुत कष्ट में बीतता है। इससे पहले जैसे हम इसके लक्षणों पर आगे बढ़ेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपने बताया कि डोपामिन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है डोपामिन? इसको और अगर हम आम भाषा में समझना चाहें। डोपामिन हम कहते हैं कि ये न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर्स हैं, जो सच कहें तो हमारा शरीर सारा केमिकल्स है जी। केमिस्ट्री चल रही है शरीर के अंदर। अगर कोई पर्टिकुलर केमिकल बढ़ जाता है तो उससे आपको खुशी होती है, अगर पर्टिकुलर केमिकल कम हो जाता है तो आपको उससे दुख होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपको माओ इनहिबिटर्स कम हो जाते हैं तो आपको डिप्रेशन में हो जाते हैं। अगर आपको एंडोर्फिन्स बढ़ जाते हैं तो आप खुश हो जाने लगते हैं। अचानक आपको लगता है कि अचानक आज मेरा आपसे कई बात करता है कोई कि आपका मूड कैसा है, तो आप कहते हैं हाँ मेरा मूड आज अच्छा है। इसका मतलब यह है कि आपको जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, वो आपके काम कर रहे हैं। तो सर डोपामिन जो हार्मोन है वो एक्टिविटी के लिए है, मसल एक्टिविटी के लिए। जब मसल एक्टिविटी नहीं होगी तो डोपामिन नहीं होगा, नहीं बनाने पाएगा, नर्व सेल को डैमेज हो गया तो उसके कारण से डोपामिन कम हो गया और मसल की एक्टिविटी कम हो गई। जैसे बताया था कि चेहरा, मैं बता रहा था कि चेहरा उन लोगों का एकदम जैसे मास्क होता है कि आपने जैसे मुखौटा अपने चेहरे पे लगा लिया और आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मेरी मसल्स मूवमेंट करते हुए दिख रही होंगी, तो इससे एक्सप्रेशन लग रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप डोपामिन की कमी है तो चेहरा ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल एक मास्क की तरह से हो जाएगा, तो वो मास्किंग ऑफ द फेस हो जाती है। यानी मूवमेंट नहीं रहती है फेस पर। साथ में फिर बॉडी का एक फ्लेक्शन एटीट्यूड होता है कि वो थोड़ा सा आगे झुकने लगता है। तो अगर हम लोग अक्सर स्पॉट डायग्नोसिस को हम कहते हैं कि पार्किंसन का डायग्नोसिस कब होना चाहिए, जब वो ओपीडी में घुस रहा, अगर कोई आदमी झुक के आ रहा हो ओल्ड मैन और उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ना हो और साथ में उसके अगर ट्रेमर्स आ रहे हो इस तरह के, तो वो पार्किंसनिज्म है। ये ज़्यादा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तभी होता है ये? हाँ, और मिडिल एज में 50-60 साल के बाद इसमें होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कई बड़े सेलिब्रिटीज भी इससे पीड़ित पाए गए। एक बॉक्सर हुआ करते थे कैशियस क्ले, मोहम्मद अली जिनको बाद में कहा गया, उनको जब बॉक्सिंग लगे, जब डैमेज हुआ उनको, तो उसके बाद से उनको पार्किंसन डेवलप हो गई। अब ट्रेमर्स हैं आपको, जैसे मैं, अगर मेरे को ट्रेमर्स हैं तो लाइफ कितनी टफ है। मैं चाय लेता हूँ तो मेरे इस तरह से गिरेगा। अगर आप उसको यूँ करें
स्टैटिक कर दें तो ट्रेमर कम हो जाता है। जैसे अगर ट्रेमर चल रहा है, अगर यूं करें तो कम हो जाता है। जैसे ट्रेमर वगैरह हो रहे हैं मुझे, आप मेरे हाथ पकड़िए तो ये ट्रेमर्स बंद हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा, जैसे सपोर्ट मिल गया ना, अब मुझे आपके मसल्स का सपोर्ट मिल गया तो ओके। ट्रेमर्स बंद हो जाएंगे। लेकिन जब आप मेरा हाथ छोड़िए फिर टिपिकल चीज है ये। ओके। तो ट्रेमर्स इंक्रीज व्हेन देयर इज नो सपोर्ट। अब सपोर्ट उसमें डोपामिन का सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट आपके हाथ का था, हाथ की बात, तो इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो बात हुई सर लक्षणों की। जैसे आपने बताया कि ये डॉक्टर पहचान सकते हैं, घर वाले इसको कैसे पहचाने कि ये पार्किंसन के लक्षण है या कोई और समस्या नहीं है? देखिए, घर वालों का जो इसके घर के लोगों का इस तरह की जब मानसिक बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी होती है, तो घर के लोगों का सपोर्ट और केयर बहुत जरूरी हो जाती है। तो इनिशियल अगर जैसे ही उसको लगा कि थोड़े से इनके हाथ कांप रहे हैं, या दादी के या दादाजी के गर्दन हिल रही है, या इसकी मास्किंग फेस की हो गई है, तो उस समय उनको जाके तुरंत ही किसी न्यूरोफिजिशियन को या अच्छे फिजिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका उपचार आसान है, इसको आप क्योर नहीं कर सकते। सच बात तो यह है कि अगर किसी को पार्किंसनिज्म शुरू हो गई है तो उसको आप क्योर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको आप चाहें तो उसकी डिजीज की प्रोग्रेस को कम कर सकते हैं, आप उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। अगर उसको पेन है, पेन कम कर सकते हैं, ट्रेमर्स हैं, कम कर सकते हैं। जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि दवा लेने से इसका इलाज हो सकता है, तो इसमें लंबे समय तक दवा लेनी होती है? हाँ, उसमें दवाई बताई जाती है, चिकित्सक दवाई लिखते हैं, और आमतौर पर वो दवाई करीब करीब लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, या तो लंबे समय तक लेनी पड़ेगी या लॉन्ग लेनी पड़ेगी। तो इसमें नियमित उपचार की बहुत आवश्यकता है, ताकि वो बीमारी प्रोग्रेस ना हो, और आदमी की जो डिबिलिटेटिंग कंडीशन है, जो उसकी प्रॉब्लम आती है कि वो एकदम से असहाय हो गया, तो वो खत्म हो सकती है। सिम्टम्स कैसे आने शुरू होते हैं? सिम्टम्स देखिए बहुत धीरे धीरे में आते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक राजनेता है, बहुत धड़ाके से बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, अचानक वो बोलते बोलते पॉज आ गया बात करते हुए। अचानक अगर वो मैं बोल रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और आपसे ये बोलने लगे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो अपने आप समझ जाइए कि वाई ही इज गेटिंग सो मच पॉज, क्योंकि उसके जो मसल्स हैं वो एक्टिव नहीं हो पा रही हैं जितना वो तेजी से बोल रहा है। जो खुद पेशेंट होते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता चलता? नहीं, पेशेंट को ज्यादा पता नहीं चलता। मेन प्रॉब्लम क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम जब होती है तो मरीज नोटिस नहीं करता। नोटिस कौन करते हैं? उसके घर के लोग। जब थोड़े बहुत वो है, अब लोग सोचते हैं यार एंग्जाइटी है, बुढ़ापा है, हाथ कांप रहे हैं, कोई बात नहीं, सभी के कांपते हैं। विटामिन की ज़्यादातर लोगों को विटामिन की गोलियां लोग पकड़ा देते हैं, कैल्शियम खिला देते हैं, सोचते हैं इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे होता नहीं, क्योंकि बीमारी कुछ और है। बीमारी ब्रेन के अंदर है, जो कि न्यूरॉन्स आपके डेवलप जो है डैमेज हो गए, और उसके कारण से प्रॉब्लम आ रही है। क्या एक्सरसाइज से इसका कुछ समाधान हो सकता है? नहीं, एक सबसे बड़ी बात जो आपने एक चीज़ मेरे से पूछी नहीं, वो है इसकी डाइट। अच्छा, इसका डाइट में बहुत इसका रोल है। कई बार क्या होता है कि हम लोग आजकल हर्बिसाइडल और पेस्टिसाइडल सब्जियां खाना ये खा रहे हैं, जिनमें केमिकल मिले हुए। हर्बिसाइडल क्या होगी सर? हर्बिसाइडल क्या होता है? ये जो पेस्टिसाइड्स जो स्प्रे किया जाता है उसके ओके। लिए, जो आपने देखा होगा अक्सर जो है घास फूस को, माना कि गेहूं है या कोई चीज़ है, तो उसमें वो स्प्रे करते हैं ताकि वो फसल आपकी रहे, और जो फालतू वो उसके हर्ब्स हैं वो कीटनाशक, तो वो जो टॉक्सिन्स जो पैदा करते हैं वो आपके नर्व को डैमेज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो बीपी की दवाइयाँ हैं, जो कि अब मैं कहना नहीं चाहता, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो कि बैंड हैं, जिनको नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज भी कुछ पैकेज में वो धड़ल्ले से दी जाती हैं। पता तब लगता है कि आपका बीपी तो नॉर्मल हो गया, लेकिन आपको ये चीज़ शुरू हो गई। आपको बीपी तो नॉर्मल हो गया, लेकिन आपको मास्टिंग होता है, फेस हो गया, तो वो साइड इफेक्ट के तौर पे होता है। तो जो भी मेडिकेशन करें, जो भी दवाई खाएं, वो हम चिकित्सा के उसमें देखें। और माना आप खा भी रहे हैं, माना तो जैसे ही आपको सिम्टम्स शुरू होते हैं, आपको दवाई बंद कर देनी चाहिए उस समय। ये नहीं कि आप सिम्टम्स होते जा रहे हैं, आप दवाई खाते चले जा रहे हैं। तो इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और एक जेनेटिक फैक्टर इसमें कहते हैं कि जेनेटिक फैक्टर भी है। कई फैमिलीज में भी होता है कि दादाजी की भी गर्दन हिलती थी, वो पोते भी जब बड़ा होता है उस एज में सभी लोगों को आना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हम अपने ब्रेन के लिए जो चीज़ें ब्रेन के लिए अच्छी होती हैं, वो विटामिन B12, कैल्शियम, इन चीज़ों, विटामिन C, तो हम ऐसी दवाइयाँ लें जो कि आपके ब्रेन को फायदा करती हैं। हम खाने में ऐसी चीज़ें लें। बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, कि अगर हम अपने दिमाग को देखेंगे
और अखरोट को देखेंगे, कभी अखरोट का आप ध्यान करें, शेप जो है अखरोट का शेप और आपके दिमाग का शेप, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का शेप बिल्कुल एक ही है। तो प्रकृति ने इतना अच्छा बनाया है कि जिस चीज से मिलता है उसी चीज से फायदा होता है। जैसे आपकी मैं एक बता दूं आपको, अगर हम कहते हैं कि आंखें बादाम की तरह होती हैं, तो अगर हम बादाम खाएंगे तो आंखें ठीक होगी हमारी। तो इसी तरह से अगर हम अखरोट खाते हैं तो अखरोट एक तो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दूसरा ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। साथ में हम कुछ दवाइयाँ इस तरह की देते हैं उस समय जो कि आपके ब्रेन की सेलुलर एक्टिविटी को रिजेनरेट करता है। तो वो एक न्यूरोसर्जन दे सकता है, न्यूरोफिजिशियन दे सकता है, एक आप साइकोलॉजिकल आपको काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है उसमें। आमतौर पर बहुत ज़्यादा वो आदमी जब इनकैपेसिटेट हो जाता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको काउंसलिंग चाहिए, उसको ही में नीड हेल्प ऑफ ए साइकेट्रिस्ट, और सबसे बड़ी बात ये कि उसे अपने फैमिली का सपोर्ट चाहिए। जैसे आप ये बता रहे हैं कि अगर फिजिकली ये बदलाव आते हैं तो कितना हद तक जो है वो शरीर काम करना बंद कर देता है। आप बता रहे हैं कि देखिए आमतौर पर ये स्टेज 1, 2 छुट-पुट बीमारियां होती रहती हैं, लोग थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। जिसकी बात आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इनकैपेसिटेट हो जाता है या बहुत असहाय हो जाता है, वो स्टेज 5 है। टोटल कितने स्टेज? पांच स्टेज। तो हर एक स्टेज का थोड़ा सा आप बताएंगे कि पहले स्टेज में क्या होता है? नहीं, शुरुआत में तो पता ही नहीं लगेगा आपको, हल्के फुल्के सिम्टम्स हो रहे हैं, देन सिम्टम्स ट्रेमर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर आपको बहुत ज्यादा चलने फिरने में दिक्कत होने लगेगी। आखिर की जो स्टेज है स्टेज 5, वो ये है कि जब आप बिल्कुल बेड रिटर्न हो जाएंगे और आपको खाना भी कोई दूसरा खिलाएगा, आपको कोई उठाएगा भी दूसरा आदमी। तो ये फिर आप फिर दूसरी तरह से एक तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। आपको केयर चाहिए, एक्सट्रीम केयर ही नहीं बल्कि एक्सट्रीम केयर चाहिए उसको। तो वो बड़ी स्थिति, और फिर उस समय क्या होता है, मसल पेन शुरू हो जाते हैं, मतलब आपको कष्ट भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये डाइजेशन पर भी फर्क डालता है? हाँ, डाइजेशन में भी फर्क, क्योंकि सारी मसल्स जब आपकी वो हो गई तो डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उन लोगों को। अब एक तो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, दूसरा वो मसल्स भी काम नहीं कर रही है, यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या पूरे सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर देता है? जहाँ देखिए पूरा शरीर क्या है, पूरा शरीर हमारा मसल्स का जो खेल है, बोन्स, मसल, नर्व है ना। तो जो नर्व आपकी डैमेज हो गई, न्यूरो हेमोरल जंक्शन पे जा नहीं रहा है, आपकी मसल काम नहीं कर रही है, तो मसल तो आपके सब जगह काम कर रही है, चाहे वो हार्ट में काम कर रही हो, चाहे आपके हाथ पैर में काम कर रही हो, चाहे आपके इंटेस्टाइन में काम कर रही हो। और यूरिन की भी दिक्कत होती है इन लोगों को, कई बार इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। इनकॉन्टिनेंस कहते हैं कि वो अपने आप ही अपने कपड़ों में यूरिन होने लगता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब यूरिन निकल गया उनका, तो इनकॉन्टिनेंस भी हो जाता है इसमें। तो धीरे धीरे करके क्या कुछ ऐसा भी है कि सबसे पहले सिम्टम्स जो है वो आपको जैसे आपने बताया कि फेस पर दिखेंगे या आपकी मोबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, कि इस तरीके से फिर आगे बढ़ती हैं चीज़ें? मुझे लगता है कि सबसे पहले जो आता है वो ट्रेमर्स आते हैं। सबसे पहले ट्रेमर्स जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा स्पीच में फर्क आने लगता है, आपको मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। तो सर, जो आपने सारी बातें बताई हैं, हमने ये सारी चीज़ें हम ओल्ड एज में देखते हैं लोगों को होती है, लेकिन वो लोग, मान लीजिए हम लोग जब आगे उम्र हमारी बढ़ेगी तो हम कैसे इसका प्रिवेंशन करें? क्या खाने, डाइट के, इन टर्म्स ऑफ डाइट और इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत हम लोगों को, जैसे आप कह रहे हैं कि एकदम से जब शुरू होती है तो एकदम से बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए, थोड़ा सा चलना चाहिए। एक्टिविटी, फिजियोथेरेपी का भी रोल है। हम अपने आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो दूसरा आदमी आपको हेल्प करे, तो फिजियोथेरेपी का रोल है। वॉक करें, बातें करें लोगों से, एकदम चुप ना हो जाए, क्योंकि चुप हो गए तो बिल्कुल ही चुप हो गए, मतलब आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, नहीं तो आप फिर वो बन जाएंगे एक तरह से एक्सप्रेशनलेस क्रिएचर। बिल्कुल कोई वो नहीं, जैसे बैठे होते ना कुछ लोग कि बस। क्या समझ तो आ रहा होगा सब कुछ? समझ तो आ रहा है, लेकिन रिएक्शन स्लो हो गया ना, रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो गया, रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो गया ना उसका। तो उसको इंजरीज भी हो सकती हैं, माना आप जा रहे हैं तो पता चला आप उसको टकरा गया पैर, हाँ, आप अपने आप को बचा सकते हैं। कोई गाड़ी आ रही है सामने से, आप फट से आप किनारे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप किनारे भी नहीं होंगे। तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं इससे। तो फिर तो जो इंटरेस्ट भी चीज़ों को लेकर उसमें कम होना शुरू हो जाता होगा, नमनेस आनी शुरू हो जाती होगी। नमनेस तो खास नहीं है, क्योंकि सेंसरी सिस्टम हमारा कुछ और है, ये मोटर सिस्टम, मोटर माने और दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। हाँ, नहीं, सेंसरी तो छूने से पता लगता है उन लोगों को, छूने से पता लगता है, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन ये है कि जैसे जो किसी ने सर एक्टिविटी कम हो जाती है उनकी। जी 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 सर, जैसे किसी ने जोक कोई क्रैक किया और उस पर उन्हें समझ आ रहा है लेकिन वो उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे, रेट ये बहुत स्लो गया सिचुएशन ना, होती तो है। हंस नहीं पाएगा ना वो आदमी। दूसरा आदमी तो फट से हंस जाएगा, दूसरा वो हंसने में टाइम लगाएगा ना बहुत, Okay. रिएक्शन टाइम बढ़ गया ना। जब तक वो डोपामिन ढूंढेगा कहाँ से आएगी तब तक तो टाइम लग जाएगा ना उसको। जैसे नींद के लिए नहीं, हाँ वही देते बताया, हैं जो दवाई दी जाती है वो डोपामिन को ही प्रोड्यूस करती है। अच्छा उसी का प्रिकर्सर है वो। तो वो उसी का सब्स्टिट्यूट है। जैसे आप देख रहे हैं कि डायबिटीज में इंसुलिन नहीं आ रही है, बॉडी में नहीं बन रही है इंसुलिन, तो इंसुलिन देते तो हैं आप, तो वैसे ही डोपामिन वगैरह जो हम जो देते हैं जो चीजें, वो वही प्रिकर्सर्स हैं उसके, डोपामिन के प्रिकर्सर्स। अब किसी को सर हो गया अगर परिवार में और 70 साल के बुजुर्ग हैं घर में, तो सर आपने फैमिली का बताया कि केयर करना चाहिए उन्हें, और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि डिटीरियोरेट ना हो, सिचुएशन और ख़राब ना हो। देखिए कि एक देश हो जाए प्रॉपर एक्टिविटी, चलते फिरते रहें, घूमते रहें, घर में बात करते रहे लोगों से, अकेले ना रहें। जितने अकेले रहेंगे उतनी आपको डिप्रेशन होगा। साथ साथ आपके मूवमेंट आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि अब मैं उतना स्मार्ट नहीं रहा, अब मैं उतना एक्टिव नहीं रहा, तो आपको लाइफ स्टाइल अपना उसी तरह से करना पड़ेगा। अगर आप चलना चाहते हैं, माना मैं समझता हूँ कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ, देन आई शुड टेक हेल्प ऑफ समवन। कोई जरूरी है कि मैं चलूँ और फिर गिर जाऊँ, तो आई शुड टेक, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे अंदर लिमिटेशन है, तो हमें लिमिटेशन के साथ जीने का एक तरीका आना चाहिए जी। तो वो चीज़ जरूरी है। केयर बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली के लोग, सबसे बड़ा रोल होता है फैमिली का। फैमिली सपोर्ट करे, जाके उनसे बात करें, उनकी बात को सुने, उनको अलूफ न रहने दे, डिप्रेशन न दे उनको, उनकी केयर करे। अगर बिस्तर पे लेट गए हैं तो उनको प्रॉपरली उनको बेडिंग में दे, हाँ इंकरेज करें, टर्न करें उनको। ऐसा ना हो कि लेटे लेटे ही उनको बेड सोर्स बन जाए। आज सब जगह एकल परिवार है। जैसे बड़ी उम्र की अगर बात करें तो माता पिता जो है वो कई बड़े शहरों में या कई जगह पे वो अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं और बच्चे मसरूफ़ रहते हैं अपनी अपनी नौकरी में। तो जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए जिससे कि देखिए कैसे मतलब काउंसलर के पास जाएं, फिजिशियन के पास जाएं, सर इसमें रास्ता बताइए। एक बहुत चीज़ जरूरी हो गई है कि अब एकल परिवार हो गया है, बच्चे बाहर रहते हैं, माँ बाप अकेले रहते हैं, तो वो उनको एलुफनेस है। अब ऐसी स्थिति में अगर उनको केयर की जरूरत पड़ती है तो कौन उनकी केयर करेगा? तो उसके लिए आजकल कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, उनको पैलिएटिव केयर सेंटर्स बोलते हैं। वहाँ पे आदमी की इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है उनको रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है प्रॉपर। उनको अगर फिजियोथेरेपी चाहिए, नर्सिंग केयर चाहिए, उनको डाइट चाहिए, जो भी उनकी केयर होती है वो लोग प्रोफेशनल्स करते हैं। तो हिंदुस्तान में भी ये चीज़ आने वाली है, इंडिया में बहुत जल्दी, क्योंकि हम लोग भी तो फॉरेन में ये चीज़ है, तो हम लोग भी तो विकसित हो रहे हैं। तो विकास का ये कॉम्प्लिकेशन ये भी तो है कि हम अलग हो जाएंगे अपनी फैमिली से। तो ओल्ड एज, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। अब आप अगर 60 ईयर्स के हैं तो 20 ईयर्स तक सर्वाइव करेंगे आप। अगर 60 ईयर्स में आपको हो जाती है पार्टनर्स होने, तो आप 80 ईयर्स तक सर्वाइव कर रहे हैं, 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल रहती है। लेकिन सवाल है कि 20 साल को कैसे आपको बिताना है, हाउ टू मेक दैट पीरियड कंफर्टेबल फॉर द पर्सन। क्यों कि खत्म तो होगा नहीं, प्रोग्रेस को रोकना है। अब माना 10 साल अगर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हम उसकी ठीक से केयर करते हैं, ठीक से मेडिकेशन करता है रेगुलर, तो 20 ईयर्स जाएगा जी। तो यू कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ एंड यू कैन मेक द लाइफ मोर कंफर्टेबल। जी जी। तो एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि क्या काउंसलिंग भी इसमें हेल्प करेगी? हाँ, काउंसलिंग हेल्प करेगी, क्योंकि देखिए मैं चलता फिरता आदमी हूँ, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने खूब अच्छे से बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। अचानक मुझे लगता है कि ना तो मैं चाय की गिलास पकड़ सकता हूँ, ना मैं खाना खा सकता हूँ, चम्मच से खाना भी मुंह में नहीं जा पा रहा है मेरे, मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। तो स्वाभाविक रूप से आपको डिप्रेशन हो जाता है। और यहाँ पे काउंसलर को रोल आता है, वो आपको बताएगा देखो ये बीमारी ऐसी है, इसमें आपको पहली बात तो ये है कि आपको इसमें सिर्फ लाइफ का कोई खतरा है ही नहीं, तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग तो है ही नहीं। किसी को कैंसर हो जाए तो लगता है कि यार अब तो लाइफ हमारी 5 साल की हो गई, हाँ, तो वो आदमी को डिप्रेशन हो जाता है। वो इसमें डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें केयर की जरूरत है और काउंसलिंग की जरूरत है कि जो भी समय आपके पास है आप इसको प्रोलॉन्ग करिए, कंफर्टेबल रहिए, दवाई खाइए,
प्रॉपर अपना डाइट लीजिए और यू विल हैव ए लॉन्ग लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इस पार्किंसन को इतने अच्छे से बताया और उम्मीद है कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी पार्किंसन के बारे में बहुत सारी जो मिथ होंगे वो उनके क्लियर हुए होंगे, उन्हें पता चला होगा कि कैसे जो परिवार है वो कैसे अपने साथ जो बुज़ुर्ग हैं उनकी कैसे देखभाल करें, और कुछ ऐसे लोग जो 60 या 70 की तरफ 60 से 70 की तरफ बढ़ रहे हो उन्हें अपने लिए कैसे केयर करनी है, और कैसे यदि इस समस्या से हमारा सामना होता है तो कैसे हमें उससे दो चार होना है। तो उम्मीद है कि आज के इस बातचीत से डॉक्टर गैरोला सर के इन अनुभवों से हमें बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ये आज सारी के जानकारी इस कार्यक्रम देने के की लिए। पंच लाइन अगर मैं आपको बताऊं जी ये है कि अगर समस्या हो गई है तो डरे नहीं, भागे नहीं, उपचार करें और सुख से जिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।